Hello everyone, this is class 9 chemistry chapter 3 atoms and molecules। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम्स। एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ था। एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था महर्षि कन्नड। अब उन्होंने किया क्या था, व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया था दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी कि पदार्थ, हिंदी में मैटर को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ यानी कि वही सॉलिड लिक्विड गैसेस, दीज आर दी पदार्थ। तो अब अगर हम लोग इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स हाँ, हम लोग जब डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं मैटर को तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। The smallest particles which cannot be further divided is called परमाणु। तो जब हम लोग उस स्टेज पे आ जाए कि उसके बाद कोई भी छोटा पार्टिकल हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं परमाणु। पकुदा कतयामा, ये भी एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे इंडियन साइंटिस्ट हैं। उनका ये कहना था कि these particles are combined to form matter। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनको कंबाइन किया जाता है मैटर बनने के लिए, मैटर बनाने के लिए। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस नेम्ड परमाणु एज एटम। सो पुराने ज़माने में जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने परमाणु को एटम नाम दे दिया था कि परमाणु को अब हम एटम कहेंगे। परमाणु था क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो परमाणु को एटम नाम दिया था ग्रीक फिलोसोफर्स ने। एटम का मतलब क्या होता है? तो एटम मतलब ऐसी चीज़ जो इनडिवाइजेबल हो, मतलब ऐसी चीज़ जो आगे डिवाइड नहीं की जा सकती हो, उसे एटम कहते हैं। अब आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो एंटोनी एल लैवियोजियर एस्टैब्लिश्ड 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो किसने किया था ये एस्टैब्लिश? एंटोनी एल लैवियोजियर ने। अब उसने था क्या? तो देर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है वो है, एक तो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हम इन दोनों लॉज को अच्छे से समझेंगे। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the law of conservation of mass states that mass can neither be created and nor be destroyed। तो law of conservation of mass क्या होता है? मतलब कि जो भी मास है, जो द स्टेट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स बताता है दैट मास, जो भी मास है, कैन नीदर बी क्रिएटेड, बनाया नहीं जा सकता है, और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने 250 ग्राम्स का वाटर लिया और उसके अंदर मैंने फ्लोर ऐड किया 250 ग्राम्स का, तो ऑफकोर्स हमें पता है क्या बनता है, ऑफकोर्स डो बनता है। डो मतलब आटा, जिससे रोटी बनती है, वो बनता है, और वो बनता है 500 ग्राम्स का। अब यहाँ पे हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये क्या स्टेट करता है कि जो मास है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही ख़त्म हो सकता है। मैंने 250 ग्राम्स का पानी लिया, 250 ग्राम्स का फ्लोर लिया, आटा लिया, तो मेरा बन गया पूरा डो, वो है 500 ग्राम्स का। वेरी सिंपल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने 250 ग्राम्स का पानी लिया और 250 ग्राम्स का फ्लोर लिया तो मेरा 600 ग्राम्स का आटा बन गया। और ऐसा भी नहीं होगा कि 250 ग्राम्स का पानी लिया और 250 ग्राम्स का फ्लोर लिया तो मेरा बन गया 450 ग्राम्स का जो डो है वो 450 ग्राम्स का बन जाए। ऐसा नहीं होता। आपने जितना अमाउंट का जो सब्सटेंस लिया है, आपको जो रिजल्टेंट है वो भी उतना ही होगा। वेरी सिंपल। आपने जितना लिया है आपको रिजल्टेंट भी उतना ही मिलेगा। मैंने इन दोनों को ऐड किया, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, तो मेरे को यही इतना ही मिलेगा। मैंने 250 लिया तो मेरे को 500 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को 600 या 450 मिले, मेरे को 500 ग्राम्स ही मिलेगा। वेरी सिंपल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि जो मास है वो ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास एज इट इज़ ही रहेगा। आप ना ही इन 250 ग्राम से आप ना ही 600 ग्राम्स बना सकते हो और ना ही 250 ग्राम से आप 450 ग्राम्स बना सकते हो। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग देखेंगे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। The law of constant proportion states that in a chemical substance the elements are present in definite proportions by mass।
सो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो ये बताता है कि ये जो हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट होते हैं। अब ये जो एलिमेंट है ना वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑफकोर्स हमें पता है क्या बनाता है, ये पानी बनाता है ना, H2O। अब व्हाट आई डिड इज, मैं अपने घर गई, मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गई और मैंने वहाँ पे भी एक गिलास पानी पिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने घर पे जो पानी पिया था उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, और मैंने जो फ्रेंड के यहाँ पे पानी पिया उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा और हाइड्रोजन कम है, ऐसा तो ऑफकोर्स नहीं होगा। तो यही बताया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही है कि देखो ये है कि दैट स्टेट्स इन अ केमिकल सब्सटेंस, हमारा यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस वाटर है, द एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। H2O ये फॉर्मूला है इसका, H2O बाय मास, इनका हम लोग मास चेंज नहीं कर सकते कि मैं H को 3 बना दूँ, H2 की जगह H3O कर देती हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। ये लोग डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहीं से भी पानी लो, आप कहीं से भी पानी लो, आप अपने घर से लो, फ्रेंड के घर से लो, नानी के घर से लो, पापा के घर से लो, कहीं से भी लोगे ना आप पानी, आपको H2O हाइड्रोजन का उतना ही अमाउंट मिलेगा और ऑक्सीजन का भी उतना ही अमाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ज़्यादा या हाइड्रोजन कम और ऑक्सीजन ज़्यादा या ऑक्सीजन कम, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बताता है कि केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके भी डेफिनेट प्रोपोर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उनके जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो डेफिनाइट होते हैं मास के द्वारा। अब ये तो कर लिया था उन लोगों ने, केमिकल कॉम्बिनेशन तो फाइंड आउट कर लिए थे, लेकिन अब जो साइंटिस्ट है ना उनको एक प्रॉब्लम आया। अब वो प्रॉब्लम क्या था, अब उनको है ना ये जो लॉज है ना उनको वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने एक बेसिक थियोरी प्रोवाइड की थी किसके लिए, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो उन्होंने ही एक ये जो डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर व्हिच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी। तो उन्होंने ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर जो हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ को डिवाइड करते हैं, तो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का उन्होंने एक आइडिया लिया और उस पर उन्होंने वर्क किया, उसकी एक थ्योरी बनाई थी। और जब उन्होंने ये आइडिया लिया था तो तब तक तो ये बस ये जो हमारा जो भी पदार्थ था उसका डिविजन था वो बस एक फिलॉसफी थी। He provided a theory which was based on the laws of chemical combination। तो किन्होंने जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी बना के दी थी कि ये जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है उसके लिए ये जो प्रॉब्लम फेस की थी साइंटिस्ट ने उसका एक सोल्यूशन दिया था कि मैं आपको ये थ्योरी दे रहा हूँ। अब उनकी थ्योरी क्या थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से याद रखना है इस थ्योरी को, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो थ्योरी में सबसे पहले लिखा था ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ये हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग उसको डिवाइड करते रहते तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे परमाणु कहते हैं, और फिर ग्रीक फिलोसोफर्स ने उसको एटम बना दिया था। So all matter is made up of tiny particles called atoms, ठीक है, which participate in chemical reactions। Of course अगर matter या अगर कोई molecules अगर participate करेगा तो साथ साथ atoms भी करेगा, क्योंकि molecules are made up of atoms। हर एक लिविंग बीइंग एटम से बना है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि हम ह्यूमंस तो सेल से बने हैं ना, सो हाँ ह्यूमन सेल से बने हैं, सेल मॉलिक्यूल से बना है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम से बने। सो इन शॉर्ट ह्यूमंस भी एटम से बने और ह्यूमंस सेल से भी बने हैं। मूविंग फर्दर, ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। सेकेंड पॉइंट इज एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। ये हम लोगों ने देखा कि एटम का मतलब ही होता है कि वो आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the mass of an object cannot be created or destroyed। तो ये भी यही कह रहा है कि जो एटम्स है वो इनडिवाइडेबल है, वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट है
atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. तो कोई भी एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं. सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो वो उसी एलिमेंट का मास में भी आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल होता है. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स में उसके अलग अलग मास और अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं. अगर जैसे कोई एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर के जो एटम्स है उसमें डिफरेंट मास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी. वेरस आयरन के जो एटम्स है उसके अंदर डिफरेंट मास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी. वेरी सिंपल, atoms of different elements have different masses and different properties. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. तो जो atoms होते हैं वो combine करते हैं रेशियो में यानी कि जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:8. तो जो atoms होते हैं वो रेशियो में combine करते हैं ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स. तो रेशियो में स्मॉल होल नंबर्स में वो लोग combine होते हैं ताकि वो कंपाउंड्स बन सके. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो ये है हमारा the law of constant proportion. तो कैसे हुआ? The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. मतलब वो जो कंपाउंड है वो कुछ भी हो, अब वो पानी हो तो वो कहीं का भी पानी हो, लेकिन उसके अंदर जो उसके कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो उसका जो नंबर होता है, रिलेटिव नंबर होता है, वो कांस्टेंट, वो सेम ही रहता है. जैसे वो 1:8 है. अगर वाटर में जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका जो रेशियो अगर 1:8 है, तो आप कहीं का भी पानी लो उसका रेशियो 1:8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेल्टन्स एटॉमिक थियोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न करना है. एंड मूविंग फर्दर, so this was all about this video. For more about this chapter, atoms and molecules, you can view our other videos. Hope you guys like this video. Do share, do comment, and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.